बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ कर लेते हैं। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपके इर्द गिर्द हैं हमेशा आपके मूड को खुशगवार भी बना देती हैं और हमेशा आपके मूड को जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा भी कर देती हैं। अब जी मैं बात कर रही हूँ कि जब सुबह सुबह आप आ रहे होते हैं, एक खुशगवार सा एहसास हो रहा होता है, आपको सांस लें तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि जी दिन का आगाज़ हुआ है, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हर तरफ आपको रौनक और एक ठंडक सी महसूस होती है। कुदरत का निज़ाम है, जब भी आप सुबह उठते हैं। अब हुआ कल ये कि यहाँ से जब ऑफिस से मैं निकली और बहुत ही अच्छा खुशगवार मूड था, अच्छा काम करके जब आप घर जाएँ तो आप अपने आप को फ्रेश भी फील करते हैं। अब रास्ते में ट्रैफिक जैम, मैच था जी। मैं आपको ये भी कल बताती चलूँ, कल यहाँ पर मैंने ही खबर आप लोगों को बताई कि कौन कौन से रास्ते बंद होंगे। जो जो रास्ते मैंने बताया था बंद होंगे, मैंने उनसे ऑल्टरनेट रूट इख्तियार किया कि क्योंकि मुझे हर टाइम पे पहुंचना था और मैंने कहा जी ये रास्ते बंद होंगे, हम तो अब शहरियों को इन्फॉर्म करके आए हैं। ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करने का मकसद क्या था कि जी आप जैसे कि CTO साहब ने कल वाज़े तौर पर कहा था, मीडिया टॉक भी की थी कि वो जो शाहराएँ मैच के लिए मुख्तस की गई हैं, जहाँ से शायकीन ने आना है या टीमों ने पहुँचना है कज़ाफ़ी स्टेडियम, उनके अलावा बाकी रूट्स जो हैं वो ट्रैफिक के लिए रवां दवा रहेंगे। और वो रवां दवा कहना एक ट्रैफिक सुसरवी का शिकार होती है, जो जिसको ट्रैफिक मुकम्मल चौक जैम कहा जाता है, वो हालात थे जी। बरकत मार्केट की हम बात कर लें, कैनाल रोड की हम बात कर लें, जेल रोड की बात कर लें, मतलब जितनी मुल्हिका शाहराएँ थी वहाँ पर ट्रैफिक का बुरा ही हाल था। तो फिर ये किस तरह की तफरीह है? और फिर आपकी अपनी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, आप इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी जिसमें आप मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक को बंद कर देते हैं। बहुत सारे सवालात हैं, ये मंतक मुझे समझ नहीं आ रही है। तो आगे चल के हम इस पर बात भी करेंगे प्रोग्राम में। आज का मैच भी है तो प्लीज़ आज आप थोड़ा सी एहतियात के साथ जो है मत रहें इंतज़ामिया पर, मत रहें आप सिटी ट्रैफिक पुलिस पर। आप अपने टाइम मैनेज करके घर से निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल लोग परेशान थे। इवन लोग लड़ाई झगड़े पर उतर आए थे, जो कल हालात मैंने देखे हैं। तो हम मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे, आज की खबरें भी। आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट से, मौसम की सूरत हाल जानेंगे। मायदा हमारे साथ मौजूद हैं। मायदा बताइए मौसम कैसा है? मैं तो अभी वैसे गुस्सा आ रहा है परेशानी से, वैसे ना आपका दिमाग ख़राब होने लग जाता है, और कल एक्चुअली ऐसा हुआ भी था। तो अब बाहर का मौसम बता दें, कुदरत मेहरबान होने वाली है, कुछ शाम में मौसम अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल, एक और खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हुए बात करें हम मौसम की, तो मौसम में जो है वो काफ़ी बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। बादल जो है वो कभी सूरज आ जाता है, कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ जो है मौसम में पहले हबस और गर्मी की शिद्दत देखने में नज़र आ रही थी, लेकिन अब उसका जोर टूट चुका है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट होते ही मौसम में काफ़ी बेहतरी देखने में नज़र आई है। बारिश के चांसेस तो फिलहाल जो है वो 10% बताए जा रहे हैं, लेकिन आइंदा हफ्ते में जो है बारिश के अमकानात नहीं बताए जा रहे। इसके साथ मैं बता दूं, सुबह के औकात में जो है वो फॉग भी देखने में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो है सुबह जो है मौसम में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लोग जो है पहले पिछले हफ्ते में काफ़ी उनको परेशानी जो थी वो देखने में नज़र आ रही थी, हबस थी, धूप की तपिश उनको महसूस हो रही थी, लेकिन अब जो है वो ठंडी हवाएं चलने के साथ मौसम खुशगवार होता चला जा रहा है। जैसे अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ, मौसम में जो है काफ़ी बेहतरी देखने में नज़र आई। महकमे मौसमियात की जानिब से अगर बात करें दर्जे हरारत की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है तो वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कम से कम जो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ हवा में नमी की तनासुब की अगर बात करें तो 78% जो है वो भी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन उम्मीद है जैसे दिन गुजरते जाएंगे अक्टूबर के महीने के, तो मौसम में जो है वो और ज़्यादा तब्दीली देखने में नज़र आएगी, और शहरियों को जो धूप और तपिश महसूस हो रही थी उसमें भी कमी नज़र आएगी। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो लोगों के लिए जो है मौसम काफ़ी खुशगवार होता चला जा रहा है। जी ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने बता दी। हमने बात करनी है शहर की सूरत हाल की। तो शहर की सूरत हाल कुछ ये है कि हस्पतालों के हालात, जहां पर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई की वजह से हर कोई परेशान है, और इसके बाद जी मवेशी मंडियों में व्यापारियों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, और फिर इसके बाद जी हम जाली एंट्री करने वाला जर्मनी में मुकीम अहम इंकशाफ हुआ है। बेगम कुलसूम नवाज इसहाक डार को भी वैक्सीन लग गई। ये पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मतलब आपको बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की खबरें मिल रही हैं। ये सारी खबरें
हैं, हम आज इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये मेरा ना आपसे हमेशा गिला रहता है। मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है और यकीन माने मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे स्वेटिंग भी होने लग गई है। मैं कल बहुत परेशान रही हूँ, ट्रैफिक इतनी बुरी हालात थे और जिस टाइम मैं सारा ये बोल भी रही थी कि कल ट्रैफिक बहुत बुरी थी और लोग परेशान रहे, आमिर भाई के बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन थे। जाने दे। अच्छा देखिए, बात समझिए, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से वापस गई सिक्योरिटी खदशात की वजह पर, उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया। अच्छा, वो चली गई वापस। अब हमारा अपना T20 टूर्नामेंट था ना, और इसको हमने उस लेवल पे कराना था क्योंकि हमें जब PSL करानी है तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाना है और उसकी सिक्योरिटी को हमें दिखाना है। अब रहा मसला कि आप ट्रैफिक में ब्लॉक नहीं, पूरा लाहौर ट्रैफिक में ब्लॉक रहा। और उसमें दो एक वजूहात, एक तो मैच बहुत बड़ी वजह है और दूसरा मिस मैनेजमेंट है। टीमों को जिस रूट से लाया जाता है वो केनाल रोड है, जो कि गलत है। केनाल रोड जो है वो मेन आर्टरी है आपके पूरे शहर की, दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है वो शहर से अंदर और बाहर जाने का रास्ता है, बिल्कुल उसको बंद किया गया। फिर इसी आर्टरी पे एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होता है और एक जानवरों से लदी गाड़ी का एक्सीडेंट, अभी आपने वो जिक्र किया था तो मैं कह रहा था कि एक जानवरों से लदी गाड़ी पे भी एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक व्यापारी की जान भी चली गई। ये सारी वजूहात जब मिल गई तो लाहौर शहर ब्लॉक हो गया। इसीलिए हम कहते थे कि लाहौर शहर में जो ट्रैफिक प्लान है उसको इस तरह से तरतीब दिया जाए कि अगर आपको एक रूट बंद होता है तो अल्टरनेट रूट मिल जाए। लेकिन हमारी पुलिस जो है वो लाख कोशिश करे, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह के हालात में ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाती है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हैं। उसमें अगर आप ये कहें कि मैच जो है उसकी वजह से हुआ, तो ये मैच की वजह से नहीं हुआ, मिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ। नहीं आमिर भाई, मैच की वजह से आपकी जब टीम निकल रही है, आपने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट करानी है और आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाना है तो आपको अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स पे भी वही आप अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट पे, एक मिनट में जी पे एक बात का जवाब दे दें। डोमेस्टिक टूर्नामेंट पे टीम को आपने PC होटल से कजाफी स्टेडियम मुंतकिल करना और उतनी देर के लिए आपने मॉल रोड, केनाल रोड, मुल्का शाहराहों पे ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। कहाँ का इंसाफ है आमिर भाई? जाने दे। और आपको पता है, मैंने आपसे पहले कहा ना, इसमें आप जो मर्जी, अगर आप ट्रैफिक में फंसी हैं तो इसमें भाई इन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, इस क्रिकेट का कोई कसूर नहीं है। इसमें कसूर है तो सीधा सीधा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कसूर। चलिए अब मैनेजमेंट की भी बात कर लें। उसकी आप इल्जाम जो है मैच पे दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताया, मैं तो दूंगी, आपका कजाफी स्टेडियम एक हफ्ते से बंद है, वहां पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन बेचारों का क्या कसूर है आमिर भाई? अच्छा, वो कजाफी स्टेडियम जब कारोबार करने गए थे तो उन्होंने लिख के दिया था कि जब मैचेस होंगे तो दुकानें बंद होंगी। अब लिख के दिया हुआ उन्होंने, इसमें कहाँ लिखा है कि वो तो मालिकान को कोई फर्क नहीं पड़ता जो वहाँ पर रेस्टोरेंट पे दिहाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? अब ये तो नहीं हो सकता कि एक रेस्टोरेंट की वजह से हम मैचेस ना कराएं और कजाफी स्टेडियम को बंद कर दें, फिर बंद करें स्टेडियम को और यहाँ पर कोई शादी हाल बना दें। आप यकीन माने कि इस तरह की तंगी के बाद टीवी पे मैच देखने का पहले तो यहाँ पे कमर्शियल दुकानें बनाना ही गलत थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, कहीं इंटरनेशनल वेन्यूज में इस तरह की सूरत हाल, मैंने पूरी दुनिया में मैचेस को कवर किया है, पूरी दुनिया के स्टेडियम्स देखे हैं। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी देखा है, दुनिया की सबसे छोटी क्रिकेट ग्राउंड भी देखी हुई है। मुझे ये ना बताया जाए, लेकिन कहीं पर आपको स्टेडियम के बाहर इस तरह से समझे खाने पीने के ठेले लगे हुए नहीं देखे। वो सिर्फ जो है पाकिस्तान में अगर आप रावलपिंडी स्टेडियम चले जाएं, वहाँ खाने पीने की दुकानें खोल दी इन्होंने और यहाँ पे कजाफी स्टेडियम में खोल दिया। और बाद में ये कहा जाता है कि जी रोज़गार कहाँ गया, उन वो गरीब लोग, वो वेटर्स, वो जो रिसेप्शन पे खड़े होते हैं, वो जो डेली वेजर्स हैं, जो पार्किंग वाले हैं, उनके पैसे कहाँ जाएंगे? उसमें कसूर इनका नहीं है, उसमें कसूर है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जिसकी ये जगह है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त उसका आप समझे क्यूरेटर है और उसको जो उसका इस वक्त वाली वारिस है वो उसके किराए ले रहा है, लाखों में ले रहा है, जो कि गलत है। दुकानें और होटल्स इन जगहों पे नहीं बनने चाहिए जहाँ पर आपका स्पोर्ट्स अरीना है। अन्ना जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी तो दो बोर्ड लगे होते थे, एक फिरोजपुर रोड की तरफ और एक मेन बुलेवार्ड की तरफ, जिसमें लिखा होता था कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ये शाराए आम नहीं है। ये गेट बंद रहते थे दोनों तरफ के और उसमें से सिर्फ उस गाड़ी को इजाज़त होती थी जिसको स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काम था। जब नवाज शरीफ साहब के दौर में कलमा चौक गिराया गया और उसको अल्टरनेट उस पे अंडरपास और ब्रिजेस बनने शुरू हुए
तो उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पर हम इस रोड को खोल देते हैं। ये वो आगाज़ था जिसको कमर्शियलाइजेशन की तरफ ले जाया गया, जो कि गलत है। मैं आज भी कहता हूँ ये इनलीगल कमर्शियलाइजेशन है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसमें हरगिज़ ना सोचें कि ये रोज़गार है। इस शाहराह को, जिसको हम निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मेन शाहराह कहते हैं, इसको दोनों तरफ से गेट लगाकर बंद करना चाहिए और इसको सिर्फ स्पोर्ट्स अरीना के तौर पे लेना चाहिए। दुनिया भर में स्पोर्ट्स अरीनाज हैं, कहाँ इस तरह के होटल्स और रेस्टोरेंट्स और पता नहीं अला बला की कैसी कैसी दुकानें हैं वहाँ पे। सिगरेट्स की भी दुकानें हैं, बिल्कुल है, सिगरेट्स और तंबाकू और पता नहीं क्या क्या बिकता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपने खुद नशई बढ़ा दिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर। भाई आप इनको निकालें, इसको पूरा सिक्योर करें और अच्छे 5 स्टार कमरे बना दें। आपके पास बहुत जगह है निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। मैंने उसको आइडेंटिफाई भी कराया था, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में उस्मान अनवर थे, उनको दिखाई भी जगह, उन्होंने उसका प्लान भी बनाया, उसका PC1 भी गया। वो जगह थी जहाँ पर हम इतने अच्छे कमरे, जो 5 स्टार फैसिलिटीज़ वाले कमरे थे, होटल नहीं, वो कमरे जहाँ पे आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी 5 स्टार सहूलियात मुयसर हो, वो बना दें ना। आपका ट्रैफिक का वो रहेगा कि आप फंसी हैं ट्रैफिक में, 2 घंटे ट्रैफिक बंद रही, ना इस तरह का कोई इल्ज़ाम आएगा। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट का काम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, ट्रैफिक की तंगी की वजह से मैच भी नहीं देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना शदीद गुस्सा था। अच्छा, ये इस तरह के मैच देखता भी कोई नहीं वैसे। वो ये उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स का क्योंकि तर्का नहीं होता। हाँ। तो ये लोकल प्लेयर्स के हैं, ये टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, कभी पैटर्न ट्रॉफी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। तो जो लोकल मैचेस हैं उनको कोई भी नहीं देखता। इसी तरह से आपने देखा कल भी स्टेडियम में बहुत कम लोग थे और 50 रुपये टिकट रखी पूरे स्टेडियम की, और इसके बावजूद लोग नहीं गए। तो मैं समझता हूँ इसको तो एक तो फ्री कर देना चाहिए था। दूसरा, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है सिस्टम, उसको ठीक करना चाहिए, और जो प्लेयर्स के आने जाने के रूट्स हैं उनको मिनटों में क्लियर करना चाहिए। अच्छा जी, ना 20 मिनट पहले बंद करना चाहिए, ना 20 मिनट बाद। बिल्कुल आपने सही कहा। हमें ये इत्तलात मिली थी कि जो मुल्हिका शाहराएं होंगी वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, तो जिन रूट से टीमों को लेकर जाना था, या जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द लिबर्टी की शाहराह थी, कज़ाफ़ी स्टेडियम की शाहराह थी, उनको तो बंद किया ही गया। अब मुल्हिका शाहराहों पर क्या मिसमैनेजमेंट थी ट्रैफिक की? वार्डन्स उस तरह से तैनात नहीं थे। आपको पता है कल हर जगह जहाँ सिग्नल थे भी, तो सिग्नल्स येलो थे और मैनुअल तरीके से वार्डन्स जो 1-2 खड़े थे वो ट्रैफिक के। खैर ये तो आर्टिफिशियल बात है, आपके बहुत सारे अफसरान जो हैं वो इस तरह की बात करेंगे। मुझे बताओ, ये है आर्टरी, ये मैं इसको दबाता हूँ, मेरी आवाज़ बंद हो गई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी आर्टरीज बंद होना शुरू बंद हो जाती हैं। ऐसी क्या मेन शाहराह है ना, अब इसी को बंद कर देंगे तो उसके बाद आपकी जो बाकी लगे हैं उनमें कैसे खून की रवानी रहेगी? मैंने बंद करके आपको अमलन दिखा दिया। तो जब आप नहर बंद करेंगे तो आपके बाकी रोड्स पे आपके क्या बहुत अच्छा सिस्टम है कि वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो रवानी से चलती है। क्या वहाँ पे आपने बहुत सारे अफसरान लगाए थे। तो ट्रैफिक आम दिनों में नहीं संभाले जाती है। हम तो 2 गाड़ियाँ भी जा रही हो तो आपस में ट्रैफिक फंसा लेते हैं, हम तो ऐसे लोग हैं। और वहाँ पर आप मैचेस भी कराएं और फिर आप कहें जी हम मेन आर्टरी बंद करेंगे और फिर बाकी पे ट्रैफिक का लोड जाएगा और वो स्मूथ चलेगा। 2.5 3 घंटे लोग लिटरली जो है, आप तो ये बात करें फंसी। मैं मुस्कुरा भी रहा था, कल हमें ऐसे फ़ोन भी आए जिसमें लोग गालियाँ बक रहे हैं। हाँ, ऐसी मैंने कहा लोग लड़ाई और वो गालियाँ बक रहे थे और वो कह रहे थे कि तालिबान की हुकूमत होनी चाहिए, मैचेस होने नहीं चाहिए। हाँ। अब ऐसी सी बातें जब आप लोगों को तंग करेंगे, जब अगर ट्रैफिक खुली होती है, आप लेट से ट्रैफिक खुली होती है, लोग आसानी से आ जा रहे होते, किसी को परवाह भी नहीं होनी थी। अच्छा जी, CTO साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चूंकि आज भी मैच है और उनसे जान लेते हैं कि आज कुछ हिकमत अमली में तब्दीली की गई है। अस्सलाम वालेकुम मुंतज़िर मेहंदी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपके वक्त के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कल वाले मैच की वजह से जो ट्रैफिक प्लान था उसमें खासी मिसमैनेजमेंट हमें नज़र आई। ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से हर कोई परेशान रहा। हमारी असाइनमेंट डेस्क पे कॉल्स आती रही, लोग ये पूछते रहे कि जी कौन सा रास्ता खुला है, ये शिकायत करते रहे कि जी यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। हम खुद भी ट्रैफिक जैम में रहे। तो क्या समझती हैं आप, कहाँ पर मिसमैनेजमेंट थी? क्यों शहर की मुल्हिका शाहराहों पर, कज़ाफ़ी स्टेडियम से जितनी मुल्हिका शाहराएँ थी सब पे ट्रैफिक ब्लॉक रही और काफ़ी टाइम के लिए रही? क्या वजह थी इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी एज ए नेशन भी और लाहौर के वासी होने के नाते भी हम सब लोग कोशिश हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जो क्रिकेट है वो बहाल हो और हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर और ऐसा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट फ्राहम करें जिससे
फ्यूचर में हमारे यहाँ जो क्रिकेट है वो आ सके। हमने इसके लिए जो मेन प्रॉब्लम है जो समझना पड़ेगा वो ये है कि हमें तकरीबन कोई हाफ एन आवर के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। ये एक बड़ा शहर है और इसमें जब किसी भी सड़क को हाफ एन आवर के लिए बंद किया जाता है तो उससे डेफिनेटली इर्द गिर्द की जो रोड्स हैं उसके ऊपर लोड आता है। हमने बहुत ही मुंतज़िर मेहदी साहब, कता कलामी माफ, आधा घंटा आप अगर ट्रैफिक को रोकते हैं तो पीछे 1 घंटा जो है ना वो आपको ट्रैफिक का इज़्दिहाम बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जब टीम्स और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जो बाहर के मुल्कों से भी आए हुए हैं उनको जब हमने पीसी से स्टेडियम तक पहुंचाना है और ये मूवमेंट्स 4 दफ़ा हुई हैं। 2 टीम्स में जाना है और फिर 2 टीम्स में वापस आना, तो टोटल में 4 मूवमेंट्स हैं। कोशिश हमने ये की कि हम इस ट्रैफिक के बहाव को एक साइड पे रखें, मतलब हमने मेन बुलेवार्ड को यूज़ किया बेसिकली पब्लिक के लिए और जो टीम्स की मूवमेंट के लिए यूज़ किया वो फिरोजपुर रोड को यूज़ किया। फिरोजपुर रोड पे ऑलरेडी जो गुलाब देवी अंडरपास है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा लोग हम इसी काम के लिए कल रात 1 बजे तक तकरीबन ये चलता रहा और हमने मेहनत की बहुत ज़्यादा। आज हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो कैनाल है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कल जो फर्स्ट डे था उसमें थोड़ा सा हुआ, लेकिन जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम आएगा उतना। अच्छा जी, अब हमें शहरियों की सहूलत के लिए ये बता दीजिएगा, क्योंकि वो शहरी जो कि कल परेशान हुए, आज वो कौन कौन सी रोड्स ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल भी ना जाएं, जहां पर और कब से रोड्स को ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा ताकि लोगों को पता हो कि इस टाइम पर उन्होंने इस रोड पर नहीं जाना बल्कि ऑल्टरनेट वे इख्तियार करना है? बड़ा सादा सा है कि हमारी रास्ता ऐप है जिससे मदद ली जा सकती है, ऑनलाइन है। हमारे से FM रेडियो पे पूछा जा सकता है, हमारे से 15 पे पूछा जा सकता है, हमारा जो ट्रैफिक स्टाफ रोड के ऊपर खड़ा है उससे पूछा जा सकता है। एक मूवमेंट जो है वो अराउंड 1:30 बजे के करीब होनी है, दूसरी मूवमेंट जो है वो अराउंड 5 साढ़े 5 बजे के करीब होनी है और लास्ट मूवमेंट का इतना इशू नहीं क्योंकि वो लेट नाइट होनी है। तो इस पर यह है कि जाहिर है माल रोड एक इम्पॉर्टेंट रोड है, हमारी केनाल इम्पॉर्टेंट रोड है, हमारी मेन बुलेवार्ड लेकिन आज इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज कल से बहुत बेहतर रहेगा। कल हमने फिर इसके ऊपर दोबारा से एक प्रॉपरली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया कि इसमें हम और क्या करें। इंशाल्लाह ताला केनाल के ऊपर कोई इशू नहीं होगा आज और हम इसमें कल से भी ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार फिर गुजारिश कर दूं कि जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा उससे कल कम हुआ है। हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं खुद ऑन ग्राउंड मौजूद रहा हूँ, SP साहब रहे हैं, DSP साहबान रहे हैं, सब ऑन ग्राउंड मौजूद रहे लेट नाइट तक और हमने मैनेज किया। कुछ उसमें ये भी इशू हुआ कि 2-3 गाड़ियाँ खराब हुई। आपको पता है केनाल के ऊपर कल पूरा एक दरख्त भी गिर गया, पूरी एक साइड उसने ब्लॉक कर दी। आपको पता है कि साइड बाय साइड कुछ एहतजाज भी चल रहे थे। बिल्कुल, ये तो साथ रूनुमा होते रहते हैं। आमिर भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुस्तफा साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारी मीटिंग्स की होंगी आप लोगों के साथ इन मैचेस से कबल, तो क्या आपने ये इतराज़ नहीं उठाया था कि स्कूल के बच्चों का टाइम होता है 1:30 बजे ना, 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, तो आप 2-2:30 बजे के बाद मूवमेंट कर लें, फिर शाम में वक्त है दुकानें बंद होने का, उसको अगर हम अवॉइड कर लें तो इससे ट्रैफिक का दबाव कम होता है। तो इस तरह की सिफारिशात आपने दी थी? हमारी सिफारिशात तो बहरहाल इसमें रही और बहुत सारी थी जो शायद इस तरह से डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं है कि किसका क्या। बेसिक पर्पस सबका सेम था कि हमने क्रिकेट की बहाली के लिए अपना अपना रोल प्ले करना है और उसमें इस बात को ज़रूर ज़ेर बहस लाया गया कि किस तरह से शहरियों को जो इनकन्वीनियंस है वो कम से कम की जाए। सारे की कोशिश है उस मामले में, हम भी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र जो है वो शहरियों को भी करना पड़ेगा क्योंकि एक ग्रेटर कॉज के लिए कुछ हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है एफर्ट का, वो हमारी तरफ से आपको पूरी नज़र आएगी। कहीं पे आपको कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आएगी जहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो और हमारा ट्रैफिक स्टाफ वहाँ पे एफर्ट न कर रहा हो। हम कल से भी बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। आज आपको बेहतरी नज़र आएगी और जो कल हमारी कुछ हमें नज़र आया कि कहीं कमी कोताहियाँ रहेंगी, आज हम उनको भी दूर करेंगे इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच। मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से मुंतज़िर मेहदी साहब कह रहे हैं कि जी कल से आज बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी, तो कल जो लोग ट्रैफिक जैम की वजह से परेशान रहे प्लीज़ वो आज ऑल्टरनेट रूट इख्तियार करें। आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं। मैं जब स्पोर्ट्स किया करता था ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस तरह के इवेंट्स जब आते थे तो उनमें वो डोमिनेट कर जाता। कोई अफसर जो है मैंने आज तक वहां सवाल उठाते नहीं देखा। सही कह रहे हैं आप कि ये स्कूल का टाइम है, आप क्यों इस वक्त पे मैच रख रहे हैं, भाई एक घंटा बाद रख बहुत लो। मैटर करती हैं ना कुछ सिक्योरिटी के वाले से सवाल उठाता है, वो इस तरह से डिक्टेट करवा रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कि ये सब यस सर कर रहे होते हैं। पता नहीं किस बात का खौफ है। और कौन से लोग ये आपसे कह रहे हैं कि आप ये मैच बहाल करें। कल मैच देखने के लिए 20 लोग नहीं गए स्टेडियम के अंदर। ऐसे ही है। आप कौन से लॉरिये थे जाने की बात कर रहे हैं? ये ऐसी बात है, मतलब ये मजाक की बात है। कौन से लॉरिये थे जो कह रहे थे मैचेस कराएं जी यहाँ पे, और मैचेस भी वो जो ये सारे के सारे प्लेयर्स कभी मॉडल टाउन में, कभी एलसीसी ग्राउंड में, कभी कैंट ग्राउंड में, कभी फैसल टाउन ग्राउंड में मैचेस खेलते हैं। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर था? बिल्कुल आपने सही कहा। खैर आज जिन्होंने ट्रैफिक की परेशानी से बचना है तो जी आप विजिट कर लीजिएगा रास्ता ऐप को भी, और इसके साथ साथ कीजिएगा, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब कीजिएगा। वैसे हाँ, मेरी ये वैसे सबसे अच्छी मेन बुलेवार्ड पे स्कूल पढ़ने की कल भी फंसी थी, आज भी फंस जाएगी। नहीं तो अब घर जाना है तो क्या करें आमिर भाई? आपको वो टाइम ही गलत रखा, क्या इन अफसरान ने उठाई आवाज के भाई स्कूल का टाइम होगा। अच्छा जी, मुझे ब्रेकिंग न्यूज का कहा जा रहा है, हम वो शेयर कर लें और उसके बाद फिर हमने ब्रेक पे जाना है। खबर है जी वजीर आला उस्मान बुज़दार से सेनेटर ऑन अब्बास की मुलाकात हुई है, और आपको बताएं कि 360 अरब के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज और दीगर अमूर पर बातचीत की गई है। इस मुलाकात के मनाजर भी आप देख रहे हैं। वजीर आला से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में 360 अरब के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज और दीगर अमूर पर बातचीत की गई है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन। हमें मेरे ज़हन में भी नहीं ये बात है कि आपने ट्रैफिक और फिर सीटीओ साहब जो ये बात कह रहे थे कि आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद 4 टीमों ने मूव होना था। इसको आप अगर जरा तकसीम करो तो इसका मतलब ये है कि 3-4 घंटे आपने ट्रैफिक को बंद रखा, और वो जब बंद रहेगी तो कितनी लंबी लाइनें लगेंगी, तो आपके माहौल पे क्या असर पड़ेगा और कितना धुआं हुआ होगा। बिल्कुल। और उस रोड पर जहाँ पे चिंगची है और ट्रक्स हैं, जहाँ पे आपके ट्रैक्टर्स चलते हैं, वहाँ तो आलूदगी की इंतहा होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल लोकल मैचेस के ऊपर इस तरह से ट्रैफिक बंद करना जो है वो गलत है। ये लोकल प्लेयर्स हैं। मास भाई, एक आपकी वो जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है जिसको आपने न्यूजीलैंड के लिए हायर किया था और अब उसको आप अपने ये मैचेस बेच रहे हैं, उसकी आप करें, वो गैर मुल्की उसमें शामिल होते हैं, उसकी सिक्योरिटी करें। बाकी टीम में तो ये आम प्लेयर्स हैं, नोटिस लिया गया, यहीं पे खेलते। आपकी कौमी टीम के प्लेयर्स भी नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। मुतल्लिका हुकाम को कल तलब तो कर लिया गया, देखें अब इस पे आगे क्या होता है जी। हमें अगली खबर की तरफ चलना है। सर्विसेज हॉस्पिटल में कल डॉक्टर्स ने काम बंद किए रखा जी। ओपीडी में इलाज के लिए मैंने देखा जो फुटेज हमने अपने नाजरीन को दिखाई, व्हील चेयर पर लोग बैठ के, मुअम्मर खातून थी एक, और लोग आ रहे हैं और वहाँ पे उनको पता चल रहा है जी डॉक्टर्स एहतजाज पे हैं, वापस जा रहे हैं। मुतालिबा क्या था जी, जिन उनके साथी डॉक्टर्स को पकड़ा गया उनको रिहा किया जाए। अब डॉक्टर जो कि हल्फन ये कह के आता है कि जी उसके लिए सबसे पहले उसके मरीज़ की ज़िंदगी और सेहत है, तो आमिर भाई हमेशा हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट करती है। लोग आते हैं और बेचारे चले जाते हैं। सही कहती हैं। और जब ओपीडी बंद होता है तो इसका मकसद ये होता है कि जो मरीज यहाँ से सेहतयाब होकर गया था उसने वापस अपनी दवाई लेने के लिए। अच्छा, और डॉक्टर्स का जवाब पता क्या है? इमरजेंसी नहीं हम बंद करते, ओपीडी में नॉर्मल मरीज आज उन्होंने इमरजेंसी बंद करने का ऐलान किया था। गो के उनके मुज़ाकरात हो गए होंगे, बट ये डॉक्टर्स का रवैया जो है ये गलत है, और ये गुज़िश्ता चंद सालों से बना है। ये वाईडीए और ये वाईडीए के लोग जो हैं ये चंद सालों में सामने आए और अब ये हर बात पे एहतजाज करते हैं। इनसे कहा जाए कि आप कोई एग्ज़ाम दे दें तो ये एग्ज़ाम देने को तैयार नहीं है। इनसे कोई काम करने के हवाले से ड्यूटी की बात की जाए तो ये ड्यूटी देने को तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं ये, किस बात का हलफ दे कर आते हैं? ये डॉक्टर्स हैं। कल 2 डॉक्टर ग्रुपों में आपस में जो तसादम हुआ, मुझे लग रहा था जैसे वो मैं अंदरून शहर के गली मोहल्ले में वो जो बदमाशों की लड़ाइयाँ होती थी, शायद वो हो रही है। बिल्कुल ऐसी गालियाँ बकी जा रही थी, मारा जा रहा था, और उनके हुलिये नहीं बताते थे कि ये डॉक्टर हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की, वाकई ऐसे लग ही नहीं रहा होता कि ये डॉक्टर अच्छा, हमें डॉक्टर्स जो हैं वो पुराने वाले डॉक्टर याद है। हाँ, वो मैं आपको अक्सर जिक्र करता हूँ, हमारे डॉक्टर थे डॉक्टर अब्दुल हफीज, उसको हम कहते थे डॉक्टर जंजकार वाला। वाइट उसने शर्ट पहनी होनी, वाइट पैंट पहनी होनी, काली उसने बेल्ट लगाई होनी, इतना स्मार्ट और स्लिम, और पूरा मोहल्ला उसकी बात ऐसे सुनता था जैसे वो कोई पीर साहब हैं।
उसका इतना इज्जत एहतराम था, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था। उन डॉक्टर साहब के सामने बिल्कुल स्लिम थे वो, जैसे कहा जाता है। यंग डॉक्टर्स मेरे ख्याल से ज्यादा इस चीज को जो नहीं, ये यंग डॉक्टर्स कहाँ से इनको कौन पढ़ा रहा है और कौन इनको ये पट्टी पढ़ाता है? आप मरीजों को फैसिलिटेट करते रहे, आप अपना एहतजाज भी जारी रखें। तरीका तो ये है, आप तो जो शिफ्ट आपकी काम करने वाली इनको कहें आप काम करें, एहतजाज करना हमारा काम है। चले आपसे रोड ब्लॉक होती है वो भी करें, ओपीडी बंद करना, इमरजेंसी बंद करना ये डॉक्टर्स का काम नहीं होता है। का काम नहीं। इनके देखा देखी पैरामेडिक स्टाफ भी यही कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ भी यही कर रहा है। अब मुझे बताइए ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? जिस पर हाथ डालो वो स्ट्राइक करके बैठ जाता है। कल जुर्रे नायाब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था, डॉक्टर साहिबा जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने खुद इस कल्चर को फरोग दिया, खुद इनके साथ एहतजाज में बैठती रही, आज वो इनकी बात भी करती नजर नहीं आ रही हैं। तो आमिर भाई ये चीज़ें फिर मैटर करती हैं। नहीं, वो ओपोजिशन में कुछ और थे, हुकूमत में कुछ और हैं। वो बात देखिए, हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं, ओपोजिशन की अपनी मजबूरियां होती हैं। ओपोजिशन में उनको बड़ा अच्छा लगता था इनके मसाइल हल किसने करने, इनको इस तरह के एहतजाज इनके मसाइल हल, इनके देखें मसाइल क्या थे। ये इस्लामाबाद में गए, वहाँ पे इन्होंने ना सिर्फ धरना दिया बल्कि सरकारी दफातर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। नेचुरली वहाँ पे आपका पुलिस के साथ हंगामा हुआ और उसमें कुछ चंद गिरफ्तारियाँ हो गई। आपका मुतालबा ये होना चाहिए कि उनको रिहा किया जाए, पूरे मुल्क में एहतजाज करें। पहले तो आपके अपने 2 ग्रुप हैं, आप अपनी ग्रुपिंग तो ख़त्म करें। फिर आपके एक ग्रुप ने एहतजाज का ऐलान कर दिया, दूसरा उससे लातल्लक रहा, सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल में और वहाँ पे आने वाले मरीजों को आपने तंग किया। क्या लिया भाई? अल्लाह के घर में भी आप क्या जवाब दोगे कि ये मरीज़ मेरे पास आया था इलाज के लिए तो मैं एहतजाज में था, मैं रोड ब्लॉक कर रहा था और मैं अपने आप को माशरे में पढ़ा लिखा जो है जाहल साबित कर रहा हूँ। खुदारा सोचे, मरीजों का इलाज पहले। पूरी दुनिया में लोग करते हैं, पूरी दुनिया में लोग इस तरह से एहतजाज करते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है कि जो मरीज़ दवाई लेने के लिए आया आप उसको दवाई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एहतजाज के मनाजिर अभी आप जो देख रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि वाकई ये कहीं से लग रहा है, आमिर भाई सामने फुटेज देख लें कि ये वाकई डॉक्टर्स हैं। हाँ नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं है। मुझे तो वो अपना गली मोहल्ला का वो पुराने जो हमारे थे अठाई गिरे वो लगते हैं। वो सॉरी टू से मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन खुदारा आप अपने हुलिये भी देखें भाई, आपने क्या हुलिया बना रखा है और आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स की क्या वैल्यूज़ हैं और डॉक्टर होता क्या है। उसको लोग मसीहा मानते हैं और उसको मानते हैं कि शिफा मिन जाने बल्ला है और डॉक्टर के हाथ से ही वो शिफा मिलती है, आप उसका जरिया हैं। और आप ही लोगों में ये एहतजाज और इसकी तरह की चीज़ें करके आप लोगों को जो है वो परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। तो इसमें ना सिर्फ आपको यहाँ पे जवाबदेह होना चाहिए बल्कि अल्लाह के घर भी जवाबदेह होना है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो जायज़ मुतालबात है उनको मान लें, अगर आपके लेकिन नाजायज़ मुतालबात हैं तो जायज़ तरीके से मनवाने की कोशिश करें। अगर ये नाजायज़ मुतालबात हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए कि आपका ये मुतालबा नाजायज़ है। अगर आपको कोई पेपर लेने को कहा जाता है, कोई एग्ज़ाम देने को कहा जाता है तो उसमें लोगों का फ़ायदा है, आपका अपना फ़ायदा है, आपका अपनी एबिलिटी इन्हांस होगी, उस पर उनको कायल करना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि गवर्नमेंट भी चुप सादे बैठी रहे और ये एहतजाज करते रहें और पिस आवाम रही है जिनको इलाज मुआवजा नहीं मिलता। बिल्कुल आपने सही कहा जी। हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। अब तो फिलहाल ये एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है, आगे देखें जी कोई और नई बात ना आ जाए और फिर इस तरह से आपको एहतजाज, ये हम देख रहे हैं कि माजी की रिवायतें बनी हुई हैं और आगे यही तरीका अपनाया जाता है। ब्रेक के बाद कुछ मौजूदा महंगाई की बात करेंगे, निसाबी कुतुब को भी लपेट में ले लिया, हुकूमत पंजाब का कीमतों में 40% इजाफे का फैसला, तालीम आम करने के दावे किधर गए हैं। पहले ही किताब पढ़ना कोई पसंद नहीं कर रहा और उस पर यह जुल्म किया जा रहा है जी कि आपने किताबों की कीमतों में इजाफा करने की बात कर दी। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आज हम सुबह ये बात कर ही रहे थे जब प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले थे, उससे पहले मैं और आमिर भाई ये डिस्कस कर रहे थे कि अब किताब पढ़ने का कल्चर जो है आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है, उसमें ये बहुत कम हो चुका है और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। उस तरफ भी आएंगे, लेकिन उस पर हुकूमत का ये इकदाम के महंगाई कर दी गई है और अब किताबों पर भी जो है वो इजाफी पैसे लिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने कीमतों में 40% इजाफे का फैसला कर लिया है। निसाबी कुतुब, क्या कहेंगे आमिर भाई? महंगी कर दी इन्होंने। मैं तो हैरान हूँ कि ये किसने मंजूर किया और किसने किया। 40% अगर इजाफा होगा किताब में, ये सारी वो किताबें जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इनको किसी ने अकल मत पता नहीं क्या दिया कि इन्होंने कहा जी ऑक्सफोर्ड में जैसी किताब पढ़ाई जाती है उस साइज़ की किताब होनी चाहिए।
इससे मुझे बताएं, एक तो बैग मजीद वजनी हो जाएंगे बच्चों के, पहले ही बस्तों के वजन से। आपको किसी ने बताया कि ऑक्सफोर्ड में लोग बस्ते लेके नहीं जाते? बिल्कुल ऐसे ही है। आपके तो जो इस वक्त मेंटोर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, बाहर से पढ़े, उनसे पूछिए आप बस्ता लेके जाते थे? वहाँ पे किताबें स्कूल में रहती हैं। हाँ, ऐसे ही। वहाँ अकेडमीज, ट्यूशन सेंटर ही नहीं होते। वहाँ वालिदैन को बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ता, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, दिन गुजारते हैं, वापस आते हैं तो फिर वो खेलते कूदते हैं, पार्क्स में जाते हैं, वो अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारते हैं। वहाँ ये घर का काम का कोई कल्चर नहीं है। आप उस कल्चर को लेकर आए। आप तो किताबें मजीद वजनी कर रहे हैं, महंगी कर रहे हैं। गरीब का बच्चा पहले किताबें नहीं ले सकता। आज सुबह ही मुझे मेरी अपनी मिसेस से जब बजट के हवाले से बात हो रही थी तो मैंने कहा इस महीने कुछ खर्चे ज़्यादा हो गए। कहती हाँ, वो आमना की किताबें भी आई। अब मुझे बताएं, आई किताबें तो बजट में आया ना, फ़र्क आया। तो मेरे बजट में फ़र्क आया, जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं, तो जहाँ पर एक कमाई करने वाला और 6 खाने वाले हैं, 4 स्कूल जाने वाले हैं, बिल्कुल उनका कितना हर्ज होएगा। और वो टेक्स्ट बुक पर आप तो यकसान हिसाब ला रहे थे, फिर उससे भी आप यू टर्न ले गए। उस पर भी आपने कहा कि नहीं जी ये तो है, आप किस तरह तालीम आम होगी, मुझे सिर्फ ये बता। ये सारा ड्रामा है, ये सारा फ्रॉड है। और ये अभी ऑक्सफोर्ड वाली आपको जिसने मत दी है, अकल दी है, उसने ये नहीं बताया कि ये इसका कल्चर क्या है। जैसे आप पूरी दुनिया का कहते हैं कि सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में, लोगों को गुमराह करते हैं। आप ये बताएं कि दुनिया में सबसे कम GDP पाकिस्तान में है। आप लोगों को ये बताएं कि यहाँ पे लोगों के पास ज़राए आमदन महदूद हैं। आप ये बताएं कि लोगों की यहाँ आबादी जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती है और उसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। भाई आप पर कैपिटा इनकम अपने इर्द गिर्द के ममालिक, चले भारत की मिसाल ही ले लें, बांग्लादेश की ले लें, वहाँ देखें क्या है और पाकिस्तान में क्या है। उस पर आप लोगों के साथ ये मजाक कर रहे हैं कि जी गाड़ी को तेज़ चलाएं तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए हमने तरक्की जो है उसको तेज़ किया है तो महंगाई हो गई है। खुदा का नाम लें, मैं ये समझता हूँ किन मजाकिया लोगों में, मैं लफ्ज़ कुछ और बोलने लगा था, किसी ने माइंड कर जाना था, मैंने कहा जोकर का लफ्ज़ ना बोलूँ। किन मजाकिया लोगों में हम फंस गए, जिनका ना लॉजिक है, ना उनके पास शायद तजर्बा है हुकूमतें चलाने का, ना उनको पता है पूरी दुनिया में भाई इकॉनमी जब तेज़ी से ऊपर जाती है तो महंगाई कम होती है, पैसा उसी तरह से मार्केट में सर्कुलेट होता है। ये इकोनॉमिक्स का असूल है। और आप ये समझा रहे हैं लोगों को खड़े होकर कि जी गाड़ी हमने क्योंकि तेज़ चलाई है तो एक्सीलेटर पे पाँव दबाया है तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च हो रहा है, इस वजह से महंगाई है। अल्लाह का नाम लें, और वो भी लें जो इनको मानते हैं, वो भी अब अल्लाह का नाम लें। खुदारा जाएँ, लोगों को घरों में जाकर देखो किस तरह से गुर्बत नाच रही है, और उनके आंगन में परेशान क्या है, दवाई लेने के पैसे नहीं है। आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, मैं जब भी मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ मेडिसिन लेने, तो मुझे 1-2 गरीबों के लिए मेडिसिन साथ लेना पड़ती है कि जो यार ये जो आया बंदा, इसके पास मुझे तो नहीं लगता है पैसे, लोग वापस जा रहे होते हैं पर्ची लेके पैसों का सुन के, और आप मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ कि जी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया है और ये तेजी से महंगाई गई है। किनको चले आप जिनको बेवकूफ बनाना, आम आवाम के हैं, इन लोगों के मसाइल नहीं है, इसीलिए उनको नहीं अद्वियात खरीदनी पड़ती, उनको नहीं जाके मार्केट में इस तरह छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी पड़ती, इसलिए उनको पता नहीं कि कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, उनकी जेब मुतासर होती नहीं। आम आदमी के लिए ये तमाम जो है ना मुश्किलात हैं, इसलिए इनको तो हर चीज़ घर बैठे मिल जाती है, तो क्या अंदाज़ा होगा कि किस चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बहुत ही एक चमत्कार जिसे कहते हैं, जादू कहते हैं, ये कैसे हो रहा है ये मैं आमिर भाई से समझूंगी। बेगम कुलसूम नवाज को भी वैक्सीनेशन लग गई, इसहाक डार साहब को भी वैक्सीनेशन लग गई, ये हो कैसे रहा है ये सब, आमिर भाई से पूछते हैं। इस खबर की डिटेल में भी जाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बेगम कुलसूम नवाज, इसहाक डार साहब को भी वैक्सीनेशन लगी है। जाली एंट्री करने वाला जर्मनी में मुकीम है, ये अहम इंकशाफ हुआ है। कैसे हो रहा है आमिर भाई ये? पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन कल मैं मियानी साहब जाऊंगा, जुमा है कल, और वहाँ पे आप जाके अपने बुजुर्गों से पूछूंगा उनको वैक्सीन लगी या नहीं लगी। और मेरे दादाजी हैं, पर दादाजी हैं, उनके भी दादाजी वहीं पे दफन है लाहौर के अंदर, तो सबसे पूछूंगा अगर नहीं लगी तो उनको भी लगवाऊंगा, वो ना हो मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए। क्योंकि यहाँ तो ये सारे का सारा निज़ाम जो है, ये वो निज़ाम है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। उसमें भी यही होगा कि मियानी साहब और कब्रिस्तानों में लेटे लोगों के वोट कास्ट हो जाएंगे, हाँ। शनाख्ती कार्ड समेत, और फिर आप ढूंढते फिरेंगे कि जी कौन मर गया था, कौन जिंदा है, किसने कहाँ वोट कास्ट किया।
ये सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट को दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई चीज़ नहीं है, ना आपका नादरा का सिस्टम सेफ है। ब्लॉक एक है शनाख्ती कार्ड, उस पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। एक खतून इस दुनिया से गए, उसको बरसों हो गए, उसके नाम पर सर्टिफिकेट जारी हो जाता है और वो एक क्लर्क नुमा आदमी कर लेता है आराम से, एक चौकीदार आराम से कर रहा है। तो उसमें आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या हैसियत होगी? ओपोजिशन को ये बात उठानी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। वो मान तो नहीं रहे, लेकिन जब तक फिजिकल वोटिंग रहेगी तब तक ये शायद शफाफ भी रहे। अच्छा, बार बार नवाज शरीफ साहब से इस काम का आगाज हुआ, फिर बेगम कुलसूम नवाज, इसहाक डार, ये यहाँ से ही सारे क्यों बाहर आए थे? ये इसमें शक डाला जा रहा है कि शायद नून लीग जो है वो ये काम कर रही है। हाँ। ये किया इसलिए जा रहा है नून लीग के लोगों के साथ कि उनके मरने वालों के भी जो वैक्सीन है वो कराई जा रही है। और ये शक कौन डाल रहा है, ये कौन लोग हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हैं वो इसी तरह का एक फ्रॉड होगा। इसमें जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी सवाल उठाए हैं, और उसको जिस तरह से हैक किया जा सकेगा, जिस तरह से उसको शनाख्ती कार्ड जो है इस्तेमाल हो जाएंगे, लोगों को पता भी नहीं होगा, कुछ बाहर बैठे होंगे लोग, और ये हमारे पास रिलेट करने के लिए बहुत वाज़ेह मिसाल मौजूद है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आमिर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जानिएगा, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और हमने बात करनी है शहर में डेंगू किस तरह से अब बिगाड़ पैदा कर रहा है, अपने पंजे गाड़ता जा रहा है। एहतियात ही इसका एक वाहिद हल है, लेकिन एहतियात आपने किस तरह से करनी है, कुछ डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं अपने सेगमेंट्स, जिसमें डिफरेंट चीज़ें हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता देते हैं कि घर बैठे अगर आपने कपड़े ख़रीदने हैं आपको सहूलत हो जाए, अगर आपने सब्जियां ख़रीदनी है आपको सहूलत हो जाए, और अगर आप मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल किस कीमत पर मार्केट में अवेलेबल है। तो आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले मोबाइल रेट से। पहला मोबाइल वीवो V9 मोबाइल है। वीवो के आज मुख्तलिफ हमारे पास ब्रांड्स हैं जी। 29,999 रुपये में ये आप खरीद सकते हैं। वीवो Y12 मोबाइल है, 24,999 रुपये इसकी कीमत है। वीवो Y15 मोबाइल 25,999 रुपये। और इसके बाद वीवो Y20s मोबाइल अगर आप खरीदेंगे तो ये आपको मिलेगा 20,999 रुपये। तो मोबाइल के रेट्स आपने जान लिए और अब हम आपको बताएंगे जी, अगर आपने घर में ये प्लान करना है कि आज बनाना क्या है, या तो सब्ज़ी आप बना सकते हैं या तो आप गोश्त बना सकते हैं। अलबत्ता हम आपके साथ चिकन के रेट भी आज शेयर करेंगे जिसकी कीमत में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। तो खुश होने वाली बात नहीं, कल बढ़ भी जाएगा क्योंकि ये उतार चढ़ाव एक दिन में लगा ही रहता है। तो सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज के भाव। कोमल है मार्केट में, उनसे जानते हैं सब्जियों की कीमतें क्या हैं। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों में इजाफा आज भी थम न सका और आवाम जो है वो महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर है। गर्म मसाला जात के हवाले से बात की जाए तो टमाटर 55 से 57 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अदरक 285 से 310 रुपये फ़ी किलो में, प्याज 42 से 55 रुपये फ़ी किलो में, जबकि लहसुन 270 से 280 रुपये फ़ी किलो में और आलू 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह बात की जाए शलजम के हवाले से तो शलजम की कीमत जो है वो 80 से 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। इसी तरह गोभी 70 रुपये से 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है और मटर जो है 220 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह करेले जो हैं वो 100 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं और शिमला मिर्च जो है वो 190 से तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है इसकी। और भिंडी जो है वो 85 से 95 रुपये फ़ी किलो में, जबकि लीमू जो है वो 155 से 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि जो आवाम है वह 2 वक्त की रोटी सुकून से ठीक है जी। आवाम तो बार बार यही कह रही है कि कीमतें कम नहीं आप कर सकते, तो जो सरकारी रेट है उस पर ही यकीनी बना दें कि उनको सब्जियां मिल जाएं ताकि वो आराम से ख़रीदारी कर सके। कोमल ने हमें बताए हैं जी क्या सब्जियों के रेट हैं, मैं आपको बता देती हूँ मीट रेट क्या है। ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी आप ख़रीद सकेंगे 630 रुपये किलो में। बीफ मिन्स आपको पर केजी मिलेगा 735 735 रुपये किलो। मटन पर केजी 1450 और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1585 रुपये किलो।
चिकन के रेट अब क्या हैं ये भी जान लीजिए जी। सरकारी रेट जिसको कहा जाता है उसके मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में मिलेगी 241 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त 349 रुपये में मिलेगा। और कल के रेट के मुताबिक अगर कंपैरिजन करें तो आज 11 रुपये चिकन सस्ता हुआ है। और अब आ जाएं जी अंडों की कीमतें क्या हैं। रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 172 रुपये दर्जन में। होलसेल पे जाएंगे 2 रुपये की बचत कर सकते हैं और 170 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी करेंगे आप। और इसके बाद आपको दिखा देते हैं जी गोरमे के रेट क्या हैं। तो गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं 171 171 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद अब कुछ बताएंगे आपको बचत आप किस तरह से करेंगे बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड हैं जहां पर आप ऑफ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे एथनिक पे तो यहां पर अप टू 50% ऑफ है। यूनिवर्स नेक्स्ट ब्रांड है। अगर आप यूनिवर्स पे जाएंगे तो यहां पर अप टू 50% ऑफ है। निशात लीलन अप टू 70% ऑफ। और इसके बाद ये नेक्स्ट ब्रांड है आउटफिटर्स पर भी अप टू 50% ऑफ। ये तो थे आज के हमारे सेगमेंट्स। और प्रोग्राम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे लिए भी कुछ चीज़ें इसमें नई थी। एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से। शहर का बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ख़वातीन की, जिसके बारे में आप जानते भी हैं। लेकिन आई मस्ट से कि जो चीज़ें अब इस रिपोर्ट के थ्रू आपको पता चलेंगी वो आप पहले नहीं जानते होंगे जी। अमिताभ बच्चन की वालिदा तेजी बच्चन लाहौर कॉलेज में ज़ेर तालीम रही। इसी तरह वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा अंसारी, उज़मा गिलानी, ताहिरा सैयद और क्रिकेटर सना मीर का ताल्लुक भी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से रहा। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात के तहत म्यूज़ियम जो है उसका जो है वो बनाया गया है। और इस इदारे के बारे में वो तारीख़ी अहमियत और वो चीज़ें जो कि आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, वो हमें बताएंगे। इमरान यूनुस ने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, आपको भी दिखा देते हैं। करेंसी रेट हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और अब जो वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि हमने मौजूदा सूरत हाल डेंगू की भी डिस्कस करनी है, जो कि अब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हम कोरोना से जो है वो ऑलमोस्ट फिगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डेंगू के डंग तेज़ होते चले जा रहे हैं। तो अभी जो अपडेट है 24 घंटों में 179 मरीज़ जो हैं वो सामने आए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि केसेस किस तरह तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसके बाद अगर शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों पर हम नज़र डालें तो 139 मरीज़ जो हैं इस वक्त शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तो मतवातर ये जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है। और सेकेंडली आज कल इर्द गिर्द आप देखें हर दूसरा बंदा कह रहा है जी नज़ला ज़ुकाम और बुखार है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये नज़ला ज़ुकाम बुखार और जिस्म में मुसलसल जो दर्द रह रही है सबके, वो क्या है, डेंगू है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम डेंगू के टेस्ट भी करा रहे हैं, मलेरिया के टेस्ट भी करा रहे हैं और इसके साथ साथ कोविड के भी टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद वो जो एक
मौसम की तब्दीली के असरात है, शायद ये वो आ रहे हैं, तो ये हम माहिरीन की राय इस पर जानेंगे। मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे, डेंगू के मरीज़ों की क्या सूरत हाल है और एहतियात किस तरह से है, आप किस तरह से जो है बचाव यकीनी बना सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी MS न्यू हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह अकबर। अच्छा, सबसे पहले तो बताइएगा, मैंने कहा हम डेंगू की तरफ तो ज़रूर आएंगे, बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये मौसम की तब्दीली के वाकई असरात है, हर दूसरा बंदा बुखार सा महसूस कर रहा है, जिस्म में दर्द महसूस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नो डाउट आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि इस वक्त एक जब मौसम चेंज होता है, जो ट्रांजिशन फेज़ होती है, इसमें ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। लेकिन अभी चूँकि हमारे पास कोविड उसी तरह मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे आपने इंट्रो में बताया कि कमी वाक़या हो रही है, लेकिन इस तरह नहीं है कि हम उसको ऑल टुगेदर ये कर दें कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसके साथ आप एक और एलिमेंट देख लीजिए, स्मॉग का एलिमेंट अभी से हल्का सा राइज़ होना शुरू हो गया, और इसके माहिरीन की इसमें इस दफ़ा ओपिनियन आई है कि इस दफ़ा शायद स्मॉग भी ज़्यादा पड़ेगी। अब देखिए, स्मॉग और जो कोविड है, इनकी सिम्टम्स ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, लेकिन जो डेंगू की सिम्टम है वो तकरीबन इनके साथ ऐसा उनका मुमासलत नहीं है। कल भी बल्कि जब हम जो हमारी एक्सपो सेंटर में सेक्रेटरी साहब वगैरह ने विज़िट किया, तो हमने यही डिसाइड किया है कि जो पेशेंट्स हमारे ज़ुकाम, खांसी और बुखार के साथ और गला ख़राब के साथ आ रहे हैं, हम उनको कोविड की फैसिलिटी में भेजेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पस। और जो हाई ग्रेड फीवर के साथ और डिफरेंट दूसरी उसके साथ पेन एब्डोमेन है, हो सकती है पेरी ऑर्बिटल पेन्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उनको हम डेंगू की साइड पे रखेंगे, उनके टेस्ट किए जाएंगे ताकि इनको आपस में इनको मिले नहीं, वरना ये अगर खुदा न खास्ता अगर मिक्सअप हो गए तो कोविड अगर पेशेंट हो तो एकदम वाइल्ड फायर की तरह वो फैल जाएगा। और ये इस चीज़ को हमने हॉस्पिटल्स में भी बड़ा सख्त SOP रखा हुआ है। एक दो पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको डेंगू भी था और कोविड भी साबित हुआ। अच्छा। तो उनको हमने कोविड सस्पेक्ट वार्ड में शिफ्ट किया है विद ऑल दी नेट्स, ऑल दी मैयर्स के डेंगू ना फैले, क्योंकि डेंगू इस तरह का कंटेजियस मच्छर के काटने ज़रूर है, लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है जैसे हमारी कोविड है। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से हम अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो हमारे पास ऐसा नहीं, लेकिन ये एहतियात ज़रूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहली रीज़न तो मैं बताऊंगा कि हमारी तमाम जितनी भी पार्ट्स थी, फैसिलिटीज़ थी, सारी चौक हो चुकी थी, वो सारी कोविड के ऊपर कंसंट्रेटेड था। गवर्नमेंट भी, हमारे हॉस्पिटल्स भी, प्राइवेट और मीडिया भी इसी तरह हमारे साथ फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर लड़ रहा था। और हमारे जितने लड़के, अब वैक्सीनेशन हमारी हो रही थी, जो हमारे फोर्स थी जो डेंगू के पर्पज़ के लिए यूज़ होती, कहीं पर पानी जमा ना हो उसके लिए विजिलेंस, स्ट्रॉन्ग विजिलेंस सर्विलेंस रखते थे, वो सारे बिजी थे, जिसकी वजह से शायद एक जिसे कि नेग्लिजेंस का एक एलिमेंट शायद आया हो, यानी नज़रअंदाज हो गया। शायद नज़रअंदाज हुआ, लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में पहले दिन से हमें कहती रही है कि अपने हॉस्पिटल्स में मेंटेन करें फैसिलिटी। हॉस्पिटल्स में तो हमने ये सुना था कि जो डेंगू वार्ड थे उन्हें कोविड में शिफ्ट कर दिया गया था। जी नहीं, हमने जो हमारा म्यो का ताल्लुक है ना, बिल्कुल, शहर के जितने बड़े हॉस्पिटल में कोविड के डेंगू के वार्ड थे, जब हमने देखा कोरोना ने बहुत ज़्यादा पीक पकड़ी तो इन अस्पतालों में डेंगू यूनिट्स को शिफ्ट कर दिया। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं कि म्यो हॉस्पिटल की जो मेन इमरजेंसी है उसके अंदर हमारा डेंगू यूनिट शुरू से कायम है। कोविड को हमने वहाँ से सेपरेट रखा है। कोविड की इमरजेंसी भी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट, ये सिर्फ म्यो हॉस्पिटल का प्राइड है कि जो हमारा ओल्ड घड़ी, जिसे एक ट्रेडिशनल नाम दिया जाता है, घड़ी ब्लॉक जिसे जहाँ कलमा चौक भी कहते हैं, वहाँ पे हमने इमरजेंसी ओनली फॉर कोविड क्रिएट की थी। और 112 2 का स्पेशली इस चीज़ में वो वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट से वो सीधा पेशेंट को वहीं ड्रॉप करते थे। समटाइम्स बहुत ज़्यादा ऐसा कम वाक़यात हुए कि इमरजेंसी में ड्रॉप हुआ और पेशेंट को बाद में शिफ्ट करना पड़ा। और इसलिए वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कोविड की फैसिलिटी अलहदा थी, डेंगू की फैसिलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। अब चूँकि सर्ज एकदम राइज़ हुई है, एकदम पेशेंट आज हमारे म्यो हॉस्पिटल में इस वक्त 65 पेशेंट्स हैं और 80 की फैसिलिटी मेरे पास मौजूद है। डेंगू के पेशेंट्स आप बता रहे हैं 65 हैं? जी 65 और 80 मेरे पास अभी बेड्स, यानी 15 बेड्स खाली। कोविड के कितने पेशेंट? कोविड हमारे पास अल्लाह के फजल से जो हमारे 200 थे 140 पे आ गए। ठीक है। अच्छा जी, 65 जो डेंगू के पेशेंट्स हैं, इनकी हालत बता दें कि अल्लाह का शुक्र है तकरीबन तमाम पेशेंट स्टेबल हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स उनकी जो काउंट है उनमें वेरिएशन आती रहती है, थोड़ी सी इन्फेक्शन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वेरी वेल कंट्रोल। अच्छा, हम अस्पतालों की थोड़ी सी इंतजामात की बात कर लें। ये जो डेंगू पेशेंट्स हैं, इनके लिए क्या आपकी खुसूसी टीमें रखी गई हैं, डॉक्टर्स की भी, पैरामेडिक्स की भी, नर्सेस की भी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इनके लिए इनफ मेडिसिन वगैरह मौजूद हैं? देखिए, डेंगू जो हमारे 2011 से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स वेरी वेल ट्रेंड, हमारे जो उसके अंदर रिसर्च होती जा रही है, जो चेंजेस आती जा रही हैं, वो भी हमारे प्रोफेसर साहबान हमारे अपने वार्ड्स के अंदर, स्पेशली हमारे जो VC हैं, प्रिंसिपल हैं, डीन हमारे
इस चीज़ को रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, एक जिसे कहते हैं ना कि मॉक एक्सरसाइज होती रहती है, डॉक्टर्स को अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं नर्सेज के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, मेयो हॉस्पिटल में डेंगू टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है? अल्लाह का शुक्र मुकम्मल एट ऑल लेवल्स। और बिल्कुल फ्री मौजूद है? देखिए जी, क्या बिल्कुल फ्री मौजूद? जी फ्री 100। मैं इसको आपको बता दूं, जब एक हमारे ना डैग ने प्रेजेंटेशन दी थी कि आपने कैसे बनानी है अपने ट्राइज को, कैसे बनाना है, अल्लाह का शुक्र हमने एग्जैक्टली वैसे बनाया। इसमें हमारे दो मैं अपनी हायर अप्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली मैडम मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमारे स्पेशलाइज सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद कासी। उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया, बल्कि उन्होंने हमें, जो हम मैक्रो लेवल, उन्होंने माइक्रो लेवल भी हमारा ठीक कर दिया। हमारा ऐसा स्टाइल है, जब पेशेंट आता है जो फीवर के साथ आ रहे हैं, नॉट विद कफ एंड सिम्टम्स, जब फीवर के साथ आ रहा है सिंपल, तो सीधा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नर्सिंग काउंटर पे आता है, स्टाफ नर्स वहाँ पे एक दो बड़े पर्टिकुलर फॉर्म, ओ फॉर्म और आर फॉर्म, वो फिल करती हैं, उनका वहीं पे ब्लड सैंपल ड्रॉ किया जाता है। साथ ही हमारी मशीन वहीं पड़ी है जिसको हम CBC काउंटर कहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मेयो को एक एजाज़ हासिल है, उनके पास, हमारे पास जो मशीन मौजूद है वो है लेवल 5 की मशीन, पार्ट 5 भी कह सकते हैं आप, और वो ऐसा कि 45 सेकंड में CBC का बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे देती है। उसके साथ अगर उसके अंदर दो चीज़ें हैं, सस्पेक्ट जो पेशेंट आ रहा है हम उसे सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, टेम्परेचर होता है, जब उसका टेस्ट हो जाता है, दो क्राइटेरियाज होते हैं, हम उसे कहते हैं कि एक उसके अंदर WBC काउंट, अगर वो लेस देन 4000 है, प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख आ रहा है, तो हम उसको प्रोबेबल की कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं। इसको बाइसाइटोपिनिया कहा जाता है। वहाँ से पेशेंट शिफ्ट होकर, साथ ही डॉक्टर काउंटर है, वेल ट्रेन डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो एग्जामिन दोबारा करते हैं। 24 आवर अवेलेबल है 24 100%। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा कि अब सिम्टम्स इस तरह के, अब चाहे वो मौसम की तब्दीली से, लेकिन जिस तरह से हम अपने नाजरीन को अपडेट रखते हैं तो लोग परेशान भी हो जाते हैं, कोविड ना हो तो डेंगू ना हो। आज मुझे ये बताइएगा कौन कौन से सिम्टम्स के साथ आपको डेंगू टेस्ट करवाना है, कौन कौन से सिम्टम्स के साथ आपको कोविड, और मैं एक दफ़ा फिर अपने नाजरीन की सहूलत के लिए बताती चलूँ कि दोनों टेस्टों की फैसिलिटी मेयो हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप मेयो हॉस्पिटल का रुख कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी वहाँ 24 घंटे मौजूद है। अच्छा जी, अब मुझे बता दें डेंगू का टेस्ट किस सूरत में कोई करवाने आए, क्योंकि अगर फ्री टेस्ट की है फैसिलिटी तो फिर इस पर आपको इस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स डॉक्टर साहब बता देंगे, इन सिम्टम्स के साथ जो लोग अपेयर हो रहे हैं वो जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। जी डॉक्टर, सबसे पहली बात टेम्परेचर, हाई ग्रेड टेम्परेचर 102 से करीब टेम्परेचर हो, उसके बाद उसको सीवियर माइल्ड बॉडी पेन्स एंड एक्स, जिसमें शदीद दर्द हो। तीसरी चीज़ उसके साथ आंखों की बैक साइड पे पेरी ऑर्बिटल पेन, इनके आंखों के इर्द उसको पेन महसूस हो, शदीद पेन, फिर नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये महसूस जब बिल्कुल खाने को दिल ना करे और वॉमिटिंग का एलिमेंट उसके अंदर आ जाए, उस वक्त फ़ौरन पेशेंट को इमरजेंसी में तशरीफ़ ले आना चाहिए। ठीक है। विद इन नो टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मैंने जैसे आपको अपने स्टेप्स बता दिए, डॉक्टर से उसकी सारी कंसल्टेशन भी हो जाएगी। कहते हैं जी मच्छर काटता है तो आपको बॉडी पे कोई निशान वगैरह, लोग कहते हैं अगर ये तो हमारे है ही नहीं तो हमें तो डेंगू है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है जी, अल्लाह ताला खैर है कि कोई ऐसा हो जाता थी, लेकिन ऐसा कोई मच्छर का बाज़ा नहीं पता। इसमें आपको चीज़ बता दूँ, जब इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर पता नहीं चलता। इवन टाइम का जो हम कहते हैं ना सुबह शाम, वो भी सम टाइम इग्नोर हो जाता है, फिर वो किसी भी वक्त मच्छर काट सकता है कि इन्फेक्टिविटी बढ़ चुकी होती है। तो उस चीज़ पे तो आपने कभी अपने आप को रिलैक्स नहीं करना, फ़ौरन आके अपने हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएँ। टेस्ट CBC एक लम्हे का टेस्ट है, सिर्फ 45 अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा, इन सिम्टम्स के साथ अगर लोग खौफजदा हों, टेस्ट मत कराएं और घर में ही आप सेल्फ मेडिकेशन या फिर आप अपने किसी जनरल फिजिशियन के पास जाकर ही आम अद्वियात बुखार वगैरह की ले रहे हैं, तो ये डेंगू क्या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जानलेवा हो सकता है? 100%। देखिए हमारे जितने भी डॉक्टर GPs भी है ना, 99% उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। ठीक है। दे आर वेरी वेल ट्रेन, उनको भी पता चल जाता है कि इस पेशेंट का CBC फ़ौरन कराना चाहिए। और ऑलमोस्ट फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है कि CBC प्राइवेट लेवल पे 90 रुपीज़ से ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाए। इसमें बड़ी सख्ती के साथ मैडम मिनिस्टर साहिबा ने और सेक्रेटरी साहब ने, और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो एट ऑल लेवल्स हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट होती है। हम यकीन जानिए कई दफ़ा हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है। अगर वो चाहे तो मेडिसिन की कमी, आपने एक चीज़ पूछी, अल्लाह का शुक्र है कि मेयो हॉस्पिटल को प्राइड है कि 100% ऑफ द मेडिसिन आर अवेलेबल। ठीक है। इमरजेंसी ICUs वार्ड में 95%, 5% नेग्लिजेंस का एलिमेंट हो सकता है। समटाइम्स डॉक्टर को फ़ौरन मेडिसिन चाहिए होती है तो शायद स्टोर से शिफ्ट ना तो पेशेंट जाके ले, अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र है मेडिसिन टेस्ट एट ऑल लेवल्स। इसमें मैं बता रहा हूँ ना, हमारे हायर अप्स CM साहब से ले लीजिए, मैडम मिनिस्टर ले लीजिए, सेक्रेटरी, एवरीबडी इज़ ऑन टोस, और हमें इस चीज़ पे कोई स्पेयर नहीं करता।
फंड्स की अल्लाह का शुक्र है कमी नहीं है। अवेयरनेस टीवी मीडिया या हर शख्स माशाल्लाह कोविड के मामले में, इस वक्त डेंगू के मामले में ऑन टोज है, और हर बंदा माशाल्लाह हर शख्स हर लेवल पे अपनी कोशिश कर रहे हैं। लोगों में हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम, मास्क अभी भी नहीं पहनते, अभी भी आप देखें आधे बाजुओं में शर्ट पहन के फिरते हैं, फिर रिपेलेंट को यूज़ नहीं किया जाता, स्प्रे का सर्विलेंस जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है। हमारे शुरू में जब हुआ तो कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ से ज़्यादा पेशेंट आने शुरू हो गए थे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने वार्ड्स देखे हैं डेंगू के और प्रॉपर नेट में डेंगू के मरीज़ को रखा जाता है, उसकी खास वजह क्या है? ये तो एक पर्सन टू पर्सन जो है वो उस तरह से म्यूटेट नहीं करता जिस तरह से हम देखते हैं कि कोरोना करता है, तो उसकी खास वजह। और फिर जब एक बंदा डेंगू का शिकार हो ही गया है तो उसको मकसद क्या है इस तरह से नेट में? जब नेट में लगाते हैं तो उसको हमने आइसोलेट इसलिए करना होता है कि उसके अंदर इन्फेक्टिविटी, में आम लफ्ज़ों में समझा दूंगा कि इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होता है, उसको दोबारा अगर इनोकुलेशन होती है, मच्छर काटता है, उसी से मच्छर जो एक्सट्रैक्ट करता है अपनी इन्फेक्शन को, और वो एक वेक्टर बन जाता है, उसके बाद किसी सेहतमंद बंदे को काटेगा तो वो इन्फेक्शन वहाँ उसमें शिफ्ट हो जाएगी। सही। इसलिए हम उसको आइसोलेट कर देते हैं ताकि खुदा न खासा उस तक दोबारा वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दोबारा ना बने। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मकसद तो आपने बता दिया कि क्यों अब घर में अगर कोई इलाज करा रहा है तो क्या उसको यही SOPs, यही प्रोटोकॉल घर में? इसमें हम जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसे देखते हैं कि पेशेंट स्टेबल है, अल्लाह का शुक्र है कि उसका बाई साइटोपिनिया को बहुत सीवियर नहीं है, और सिम्टम्स और साइंस भी उसके ऐसे नहीं है कि उसको पेशेंट रखा जाए। हॉस्पिटल रखने की भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कोई और इन्फेक्शन ड्रॉ कर सकता है, कुछ और डिस्टर्बेंस, तो हम उन्हें हमारा बाकायदा उसके बाद जो लास्ट काउंटर है फैसिलिटेशन काउंटर, वहाँ पे तमाम पम्फलेट्स मौजूद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खुद पब्लिश कराए हैं, हमने अपने लेवल पे पब्लिश कराए हैं। डियाग ने इस चीज़ में बड़ा इस चीज़ को टेकअप किया है। सिस्टर हमारी बैठी होती हैं वेरी वेल ट्रेंड, वो उनको बाकायदा डॉक्टर ने पहले समझा देते हैं कि ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, मेडिसिन आपने सख्ती के साथ से कुछ मेडिसिन नहीं यूज़ करनी। इस टेम्परेचर में इसी आपके फोरम से फ़ायदा लूँगा कि पैरास्टामोल के अलावा कोई गोली नहीं खानी फीवर के लिए। सही। और कोई एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन है उसकी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ डॉक्टर साहब ने शेयर किया है हमारे साथ जी, कि हम नॉर्मली घर में खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो बुखार की सूरत में आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है ये डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट पेशेंट हैं, शुगर का मर्ज उनको लाहक है, इस तरह के लोग जो कि पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं किसी ना किसी तरह से, अगर उनको डेंगू या फिर कोरोना हो जाता है तो उनको कितनी और किस तरह से एहतियात करनी है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। तो आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा बंदा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का शिकार है या खुदा न खास्ता दिल के आर्जे में जो है वो मुब्तला है, तो इन लोगों को एहतियात किस तरह से ज़्यादा करनी है, डेंगू इनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? डॉक्टर साहब कहिएगा। देखिए अब कोविड के हवाले से अगर इन्हें हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं, जिनको हार्ट पेशेंट है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, किसी और ऐसी क्रॉनिक इलनेस में मुब्तला हैं, तो उनको कोविड की वैक्सीनेशन उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस मामले पाकिस्तान ने बल्कि तमाम क्रॉनिक इलनेसेस के लिए फाइज़र वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल, जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर इंक्लूडिंग में हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे 24 आवर्स राउंड अबाउट रख रही है, और उनको वैक्सीनेशन सबसे पहला काम के वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। उसके बाद कोविड के लिए जो उस SOPs हैं, इन लोगों को बहुत सख्ती के साथ उस पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, खुराक को अच्छा रखें। ये हम नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास ना यूज़ करें, लेकिन जो घर के अंदर भी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, जो अच्छा खाना है अल्लाह ताला अता करे वो यूज़ कर लीजिए। मेडिसिन को इन टाइम इस्तेमाल कीजिए अपनी। और तीसरी चीज़ जो SOPs है, जिसके बारे में हर लेवल पे कोई शख्स ऐसा नहीं जो इससे अवेयर ना हो, ये मीडिया का स्पेशली एक बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने इस चीज़ को हर चीज़ पर टेकअप किया कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अंडू घर से बाहर मत जाएं, जहाँ पे लोग जमा हैं वहाँ अवॉइड करें, और हाथों को सिंपल धोते रहें, जो कवानीन इस्लाम के कि सफाई निस्फ़ ईमान, वो हाथ धोते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस तकलीफ से बचाएगा। अब इसी तरह डेंगू का आप देख लीजिए, इसी तरह जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनमें क्रॉनिक इलनेसेस के साथ पेशेंट हैं, उनमें चांसेस होते हैं खुदा न खासा अगर उनको डेंगू हो तो सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स या साइन बढ़ जाती है, उनमें ख़तरनाक हो सकता है। इन लोगों को चाहिए कि अपने पूरे बाजू वाली शर्ट्स पहने, सुबह शाम के वक्त घर से बाहर निकल से अवॉइड करें। अगर जाना पड़े जो ज़ाहिर है काम काज पे तो रिपेलेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और उसके अलावा जिसे कहते हैं कि जो सॉक्स का इस्तेमाल के पाँव जुराबें ज़रूर पहनी होनी चाहिए,
तो खुदा ना मच्छर ना काट सके। और स्प्रे बड़ी सिंपल सी स्प्रे है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब को कहिए, उसी वक्त वो घरों में भी कर रही है, सस्ती स्प्रे मिल रही है, सस्ती, वो घर में ज़रूर करवाएं स्प्रे। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें इसका एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, बच्चों के लिए क्या डेंगू खतरनाक है? क्योंकि हम कोविड की मिसाल लेते थे ना कि बच्चों के लिए इतना खतरनाक है। देखिए डेंगू मच्छर ने तो किसी को माफ़ नहीं करना। हमारे मियाँ हॉस्पिटल में अल्लाह के फजल से बच्चा वो हॉस्पिटल वार्ड के अंदर हमारे प्रोफेसर हारून ने और प्रोफेसर इफ्तिखार जो हमारी एजाज प्रोफेसर है, इन्होंने वहाँ पे अलहदा डेंगू वार्ड हमने बनाए हुए हैं। अल्लाह के फजल से अभी तक कोई डेंगू का पेशेंट अब तक नहीं आया। लेकिन देखिए अब स्कूल खुल गए, उनके लिए बड़ा वाज़ेह है कि उनको पूरी शर्ट्स पहननी चाहिए और रिपेलेंट स्कूल्स के अंदर और मैट्स को जला के रखना चाहिए और कोशिश करें स्कूल के इंतजामिया कि वो स्प्रे को, रेगुलर स्प्रे को इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो बच्चों को भी एहतियात करनी पड़ेगी। सही, तो ये एहतियात है जो कि करनी है। अच्छा, अब डेंगू मरीजों का इलाज मुझे बता दें क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्पतालों में आने से डरते हैं, तो वो अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाकर ही इलाज कराने को प्रेफर करते हैं। अस्पतालों में जो मरीज आते हैं उनका किन बुनियादों पर इलाज किया जाता है? डेंगू पेशेंट्स के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल? देखिए जब पेशेंट आता है इसका तो बेसिक ट्रीटमेंट सिंपल एक ही है कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। उसको टेम्परेचर को कोशिश किया जाता है कि विद इन कंट्रोल लिमिट्स रखा जाए। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा एक सिस्टम है कि कोल्ड स्पॉन्जिंग, वो सिंपल टैप वाटर के साथ स्पॉन्ज करना चाहिए। उसके पैरास्टामोल टैबलेट के अलावा कोई टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। अगर नोजिया एंड वॉमिटिंग है तो उसके लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर पेन एब्डोमेन अकॉर्डिंगली फिजिशियन जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो दे देते हैं। इसमें सुपर इम्पोज इन्फेक्शन का एलिमेंट बहुत कम होता है। अगर वो हो तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो टेस्ट हमारी चूँकि हर किस्म का टेस्ट हो रहा होता है। देखिए CBC के बाद एलाइजा टेस्ट होता है, NS1 टेस्ट होता है, जिसके PCR टेस्ट है, तमाम फैसिलिटी में अवेलेबल और विद इन नो टाइम, विद इन 3 to 4 आवर्स हमारे पास अवेलेबल उसका रिजल्ट आ जाता है। सही, तो अकॉर्डिंगली टेम्परेचर उसको ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर लिया जाता है। इम्यूनिटी की बात हमने बार बार कोविड में की, क्या डेंगू में भी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आपको इसके लिए अपनी खुराक में बहुत तवज्जो देनी? देखिए जिस माशाल्लाह जो सेहतमंद जिसके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो तो जाहिर है कि उसमें अल्लाह ताला मेहरबानी से वो उस तरह सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स भी नहीं आती वो पेशेंट्स। लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होता है, तो उनमें चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन सीवियर ना हो जाए। ठीक है, तो आपको अपनी खुराक का भी खास ख्याल रखना है। हेल्दी डाइट आप क्या डॉक्टर साहब प्रेफर करते हैं जो सभी को लेनी चाहिए? देखिए सिंपल हेल्दी डाइट जो हमारा सिंपल सादा सिस्टम है। देखिए कई चीज़ें अब इस वक्त आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं। लाहौर में दूध का मिलना, खालिद दूध का इंतहाई मुश्किल हो गया हुआ है। लेकिन जो देखिए सब्ज़ी का इस्तेमाल वो सिंपल करें, सब्ज़ी अच्छी बनी हुई, घर की बनी वो इस्तेमाल कीजिए। दालें जो हमारी प्रोटीन्स का एक वेजिटेबल प्रोटीन एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और फल अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो अब देखें केले आजकल बहुत सस्ते हैं, पोटेशियम वो ज़रूर यूज़ कीजिए। और बाकी बहुत हाई फाई डाइट या इस तरह ये जो हमारे आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड चल पड़ा हुआ है, इससे हद्दुल वसा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। डॉक्टर साहब देखने वालों को मैसेज क्या देंगे आप? देखिए जो हमारा मीडिया, हमारे डॉक्टर्स और हुकूमत जिसके बारे में बार बार कह रही है कि देखिए परहेज़ इलाज से बेहतर है। जैसे कोविड के लिए SOPs के अमल ज़रूर कीजिए, कम ज़रूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। और वैक्सीनेशन वहाँ ज़रूर करवाइए। फैसिलिटी देखिए वाहिद मुल्क शायद पाकिस्तान है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर CM, मैडम मिनिस्टर, सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तमाम लेवल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लग रही है। शायद दुनिया में कहीं ऐसा शायद नहीं हो रहा। और हर 24 घंटे हमारी वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ ओपन है। आप 12-1 बजे तशरीफ़ ले आएँ, 2 बजे रात तशरीफ़ लें, आपको हर वक्त वहाँ केटर किया जाता है। ये ज़रूर कीजिए। SOPs पे अमल कीजिए। इसी तरह डेंगू के SOPs वो थोड़े से लेकिन तकरीबन मिलती जुलती मामलात कि सफाई का एलिमेंट ज़रूर बरकरार रखिए जो इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ में। और इस्लाम का बुनियादी प्रिंसिपल सफाई। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो कि डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर की। एक मिसिंग फैक्टर यहाँ पे मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। बार बार शिकायत कर रहे हैं कि इंतज़ामिया उतनी मुतहर्रिक नहीं है, तो इंतज़ामिया का इसमें रोल क्या होना चाहिए? हमने माजी में बहुत अच्छे तरीके से डेंगू को कंट्रोल होते हुए भी देखा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि पहले माजी में जगह जगह स्प्रे कराए जाते थे जो कि अब बिल्कुल नहीं करवाए जा रहे, तो क्या वजूहात हैं? इंतज़ामिया की ये नाअहली है, तो इस पर सजेशंस हम ज़रूर लेना चाहेंगे क्योंकि माजी में बहुत अच्छे तरीके से डेंगू को कंट्रोल किया गया था। तो हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खादिम इमरान नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनकी हमने बहुत ज़्यादा काविशें देखी डेंगू कंट्रोल के लिए। अस्सलाम वालेकुम खादिम साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? जी वालेकुम सलाम।
सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं डेंगू के फैलाव की वजह से, क्या समझते हैं आप, क्या सिर्फ ये सर्वेलेंस बेहतर नहीं हो रही जो डेंगू इतना फैल रहा है? एक दिन में 179 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है और तमाम मामलात में टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डेंगू के आपको पता है कि इतनी बड़ी एपिडेमिक हमने फेस की थी जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद हमने उससे सबक सीखा और हमने तमाम चीज़ों को एक बुक की शक्ल में तरतीब दे दिया। वो किताब जो है वो आज भी इन हुक्मरानों के पास पड़ी है। आज भी उस किताब के टाइमिंग के मुताबिक अगर ये चलते तो आज ये इनको दिन देखना नसीब ना होता। और जिस तरह से शहरी आज परेशान है डेंगू के मामले में, जिस तरह से लोग तकलीफ काट रहे हैं, इन्होंने सर्वेलेंस नाम की चीज़ जो है वो की नहीं। और अब जब आप सर्वेलेंस स्टार्ट करेंगे तो आपने जो पिछला बैकलॉग कई महीने का छोड़ दिया है, आप उसको कवर नहीं कर सकते। तो अब तो ये है कि जितना भी वार्ड पुटिंग की बुनियाद पर शहरी अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दे लें, अपने घर में तमाम SOPs जो है उनको चेक करें। अगर किसी का गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, किसी के कूलर में अगर पानी है तो उसको फौरी खुश करें। किसी के घर में टायर पड़ा हुआ है तो अपने घर में जो टायर है उसमें या तो रेत डालें या उसको तब करें। और इसी तरह जो आपके घर के कई कोने खुदरे ऐसे होते हैं जहां पानी इकट्ठा हो जाता है और महसूस भी नहीं होता। और डेंगू के मच्छर का मामला यह है कि इसको अगर एक चम्मच के बराबर भी पानी मिल जाए तो ये वहां भी पनप जाता है। तो अपने घर को खुश्क रखें, साफ रखें और अपने अपने घर का शहरी जो है वो खुद वक्त करें, तो वही वो इस मोदी मत से बच सकेंगे। इन हुक्मरानों पर अगर हम बैठे रहे तो इनको तो सिवाय NRO नहीं दूंगा, घबराना नहीं है और मुल्क में सब अच्छा हो गया है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। काम नाम की चीज तो इनके पास से भी नहीं गुजरी, इनसे सिर्फ बातें कराई जा सकती हैं। साहब, स्प्रे माजी में जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जगहों पर करवाया जा रहा था, तो ये जो अब स्प्रे बहुत सारे शहरी कह रहे हैं कि जी हमने स्प्रे करवाना है, किससे राब्ता करें, तो मुझे ये बताइएगा ये जो हमने माजी में रूटीन में देखा कि एक मिसाल कायम की जाती थी स्प्रे करवाने की, वो कितना जरूरी है? जहां तक बात है, स्प्रे जो है वो एक खास हद तक कारगर होता है। ठीक है। डेंगू के मामलात में जब आपको जो असल आपकी लड़ाई है वो आपकी उस लार्वे से है और उस अंडे से है जिसको आपने तलब करना है। ये स्प्रे जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अडल्ट मच्छर है उसकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। और वो उसका एक खास परसेंटेज तक इफेक्ट होता है। लेकिन बहरहाल जिस सतह पर इन्होंने मामला पहुंचा दिया है, अब इनको चाहिए कि जो एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई थी, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी होती है, उसकी मुशावरत से जिन इलाकों में जहां स्प्रे ज़रूरी है उसको किया जाए। अभी जो मेरे पास इतला है कि IRS भी जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा। अगर हम जो प्रोटोकॉल डेंगू का शहबाज शरीफ साहब के दौर में तय हुआ था, अगर हम अभी भी उस पूरे प्रोटोकॉल पे सही तरह से अमल करें तो आइंदा चंद दिनों में हम इसके ऊपर काबू पाने में बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस तमाम प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है अगर आपने डेंगू को कंट्रोल करना है। थैंक यू सो मच। खादिम इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने तमाम तरह एहतियात भी बता दी, डेंगू किस कदर खतरनाक हो सकता है ये भी हमें डॉक्टर साहब ने बता दिया। अब कुछ एहतियात आपने करनी है और कुछ ये वाकई वो वक्त है कि इंतजामिया को भी मुतहरिक होना है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमने कुछ बात की जी आपकी सेहत से जुड़ी, आपने एहतियात किस तरह से करनी है। अब जब सेहत की बात हो रही होती है तो जो आपको एक्टिव रहना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर कोई कोशिश करता है कि वो एक्टिव रहने के साथ साथ स्मार्ट भी दिखे। तो सुलाफे ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो कि हमें कुछ टिप्स बताने वाली है कि किस तरह से आप स्मार्ट रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच सुलाफे। आज हमें बताने वाली हैं कि आपने लेग्स वर्कआउट किस तरह से करना है। कुछ लोग वाकई परेशान रहते हैं कि उनकी बॉडी बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है लेकिन लेग्स जो है उनका वेट बहुत ज्यादा वो बल्कि नजर आती है, हैवी नजर आता है। कैसे कम हो सकती है? इसमें तो सबसे पहले जाहिर एक्सरसाइज होगी। एक वजह हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली खवातीन में। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो तब भी ऐसा होता है कि आपकी लेग्स जो है वो हैवी दिख रही हैं, या अगर आप पियर शेप्ड हैं तो बहुत सारे लोग बॉडी शेप को लेकर इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं तो मोटी लग रही हूँ। नहीं, वो आपकी बॉडी शेप आप उसको टोन अप कर सकते हैं, बट आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, वो शेप बहुत प्यारी लगती है। मगर हार्मोनल इम्बैलेंस दूसरा, अगर आप कैलोरीज कम बर्न कर रहे हैं यानी कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, कैलोरीज कम बर्न कर रहे हैं, इसके अलावा अगर तो आप की एक्टिविटी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम है, यानी चलना फिरना इतना नहीं है, सामने बैठे रहते हैं, आपकी जॉब भी ऐसी हो सकती है, तो उस वजह से भी आपकी लेग्स खवातीन में और मर्दों दोनों में ऐसा होता है।
तो लेकिन उसका क्योर सबसे ज्यादा जो आसान है वो योगा में है और आपकी एक्सरसाइज में है। चलें जी, तो आप ये दोनों चीजें हमारे साथ सुलाफे शेयर करने वाली हैं। बिल्कुल सर, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो एक्सरसाइज बताऊं जो क्रॉसफिट भी करते हैं वो भी कर सके, जो योगा करते हैं वो भी कर सके। सबसे पहले आप आएंगे चेयर पोज में। चेयर पोज यानी कि आप जितना लेग्स को वाइड कर सकते हैं आपने करना है। इमेजिन कि आप अगर चेयर पर बैठ रहे हैं, ज्यादा बेंड नहीं करेंगे, अपने हाथ आपने बिल्कुल ऊपर कर लिए, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड नहीं होगी, हंच नहीं होगा उसमें, और आप बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा बेंड होंगे और आप इस तरह से बैठ गए। अब आप इसके अंदर अगर होल्ड करते हैं, ये आपका चेयर पोज, या अगर आपके लिए डिफिकल्ट है यहाँ पर अगर आप होल्ड करते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट तक, तो आप फील करेंगे कि ये बर्निंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब आपका फैट जो है वो बर्न हो रहा है। तो 1 मिनट से कोशिश आपने करनी कि आप 30 सेकंड से शुरू करें, 1 मिनट तक इसको लेकर जाएं, 2 से 3 दफा आप इस एक्सरसाइज को आपने 1 मिनट तक होल्ड करना है। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा, जैसे ही आपको लगे कि आपको यहाँ पेन शुरू हो गया है या ये बर्न हो रहा है, तो आपने थोड़ा बहुत इसको पल्स करना शुरू कर देना है। इस पोजीशन से वापस नहीं आना टाइम से पहले अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए। दूसरा, अगर आप इसको ज्यादा इंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपने क्या किया, आम जो हमारा सोमो स्क्वाट जो नॉर्मली इंटेंस वर्कआउट में भी होता है, आप उसके अंदर गए, आपने अपनी एक काव को रेज करना है, यानी अपनी हील को रेज करना है। अब अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए, इससे आप टैप भी कर सकते हैं। इसको मैं कहती हूँ कि फ्लोर को समझे आप नॉक कर रहे हो। ठीक है। अगर आप इसको मजीद इंटेंस बनाना चाहते हो तो आप दोनों अपनी जो हील्स है उसको उठा लेंगे और इस पोस्चर में कुछ देर गुजारेंगे। अच्छा, ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से। अब ये होगा, इसका फायदा क्या है, इसमें ये होगा कि एक तो आपकी लेग्स की टोनिंग हो रही है, दूसरा आप स्टेबिलिटी आप में आएगी और आपकी जात में बैलेंस आएगा। वो लोग जो बहुत ज्यादा स्टबन होते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहती है कि आप जो करोगे वो आप बनोगे। अगर आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आते हो तो आपके अंदर आपकी जात में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। अब वो लोग जो कहते हैं बैठे बैठे क्या आसान सी एक्सरसाइज हो, आप बिल्कुल आ जाओ कि इस तरह से जिस तरह हम वज्रासन में बैठते हैं। अब आपने इसको बहुत स्लो परफॉर्म करना है, यानी आप बहुत इसको स्लो करेंगे, मैं इसको ज़ाहिर है थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगी। आपने ऊपर इस तरह से उठे, वापस चले गए। अब जो हमारा साइड का फैट होता है जो लेग्स पर होता है, आपने क्या करना है, अब अपनी लेफ्ट साइड पर जाना है, साइड पर आप बैठेंगे, लेकिन आप बहुत स्लो जाएंगे। उस टाइम पर आपको फील होगा ये बर्निंग एक सेंसेशन होगी, वो होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पोस्चर आपके लिए काम करना शुरू कर गया है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करते रहना है और इसको सामने साइड टू साइड आप इसको करते रहेंगे 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक, जितनी भी आप रेप्स इसकी कर सकते हैं वो आप करते रहेंगे। इसके अलावा आप जाएंगे इस तरह से, अगर आप अपनी लेग्स को रेज कर सकते हैं तो रेज कर लें, अदरवाइज आपने यहाँ अपने हाथ रखे, थोड़ा सा अपनी बैक को स्ट्रेट किया, आप यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आप साथ ही साथ अपने एब्स को भी टारगेट करेंगे, तो ऐसा कोई भी पोस्चर, जाहिर है कि आपको बहुत सारे लोग बेली फैट की भी शिकायत करते हैं तो वो भी दूर होगा, लेकिन साथ ही साथ आप जब मूव करें अपनी लेग्स को तो ये आपकी लेग्स की भी टोनिंग हो जाएगी इससे। इसके अलावा जो बहुत ही अगर आसान चीज़ चाहते हैं, आसान क्या होगा, आप यहाँ पर आ गए इस तरह से और आपने अपनी बॉडी को किया रेज करने के बाद आपने यहाँ थोड़ा सा किक बैक करना है। अगर ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो यही चीज़ आप यहाँ रहकर कर सकते हैं, या इसको आपने इस तरीके से होल्ड कर लिया। जो लोग जिनका बेली फैट बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब वो क्या करेंगे, सबसे पहली प्रैक्टिस वो क्या करें, अगर ऐसे किसी पोस्चर में जाना चाहते हैं तो वो यहाँ बैठेंगे अपने साथ। शुरू में उनकी लेग्स जो है यहाँ तक नहीं आती, पर कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा जहाँ तक हो, इससे आप थोड़ा सा इसको प्रेस करें। अगर आप मजीद कोई चीज़ इंटेंस चाहते हो तो आपने अपनी एक लेग को यहाँ रखा, दूसरी को यहाँ रखने के बाद आप यहाँ हाथ रखें या दूसरी साइड पे टर्न कर जाएंगे या इस साइड पे टर्न करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी लेग्स भी इसमें इंगेज हो रही हैं, आपका कोर भी इंगेज हो रहा है, और साथ ही साथ जिन लोगों को डबल चिन का प्रॉब्लम होता है तो वो भी टारगेट होगा। इसके अलावा आपकी स्पाइन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जितनी स्पाइन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उतनी ही देर आप यूथफुल रहेंगे। लोग यही कहते हैं एंटाई एजिंग कोई चीज़ हो, एंटाई एजिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक होता है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज अगर तो जिस तरह हमने कहा शुरू में कि हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम भी है, उसको भी सॉल्व करेगा, आपकी लेग्स को भी टोन करेगा। आप उस टाइम शूज नहीं पहनेंगे। आपने क्या कि इसको पतंग आसन भी बोलते हैं, आपने यहाँ पे इसको इस तरह से सब बटरफ्लाई फ्लटर करती है, उस तरीके से आप इस तरह करते रहे इसको, या इसमें होल्ड करें इसको प्रेस करके यहाँ पर। ठीक है।
आपको फील होगा इसमें स्ट्रेच आएगी जो नॉर्मली हमने नहीं की होती। उससे ये होगा कि स्ट्रेच आने की वजह से स्ट्रेन आएगा थोड़ा सा और आपके मसल्स जो हैं वो काम करना और शुरू इसको भी करेंगे। आपको 30 सेकंड इसको भी आप 30 सेकंड तक करेंगे। और अगर कोई इससे भी आसान चीज़ चाहता है, मतलब हम कहते हैं कोई जेंटल चीज़ हो, आप चले गए इस तरह अपने किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में और आपने सिंपल इस तरह से राउंड यानी सर्कुलर मोशन में आपने अपनी लेग को इस तरह से मूव करना है। उसके बाद रिवर्स 30 सेकंड आप एक साइड पे मूव करेंगे, 30 सेकंड इसको स्विच कर जाएंगे दूसरी साइड पे। उसके बाद 30 सेकंड आप ऑल्टरनेट लेग पर जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होता है जो ज़्यादातर लड़कियां बोलती हैं इनर थाई, कहती हैं कि वो टारगेट कैसे करनी है। उसको कैसे करेंगे कि आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ आपने अपनी एक लेग रखी। इफ़ यू आर ए बिगिनर, इधर तक हो सकता है आपकी लेग ना आए, लेकिन आपको इस पोस्चर को ट्राई करना है। आपने क्या किया, यहाँ पर इसको लिफ्ट इस तरीके से पल्स में जाएंगे। जब आप पल्स में जाओगे आप फील करोगे कि जो इनर थाई है वहाँ पर आपके स्ट्रेन आ रहा है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो तमाम लोग जो योगा भी प्रैक्टिस करते हैं और किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, लेग्स की टोनिंग के लिए थोड़ा सा लेग्स को वाइड कर लेंगे। वाइड करने के बाद आपने अपनी एल्बो पर आ जाना है, यहाँ पर। अब आपको फील होगा कि आपकी जो लेग्स में स्ट्रेन आ रहा था, जो कि ज़्यादा नॉर्मली ज़ाहिर हम इस पोस्चर में नहीं बैठते। अगर आप पीछे नहीं जा सकते तो सिर्फ और सिर्फ इस पोस्चर में कुछ देर आप गुजारें। आपको फील होगा कि हमारी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, ज़्यादातर हमें आदत ही नहीं होती उनको इंगेज करने की, इस तरह से बैठने की, तो ये चीज़ आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, साइड प्लैंक, लेकिन उसको थोड़ा सा इंटेंस करेंगे क्योंकि वो इस तरह होगा कि आपने, बिगिनर्स अगर हैं तब भी ये कर सकते हैं कि आप अपनी नी पर अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के बाद जो आपकी ऊपर वाली लेग है उसको आपने इस तरीके से रेज करना है। कोशिश करनी है और ये हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा, शुरू में सिर्फ उस लेग के सहारे आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे और साथ ही यहाँ हाथ रख लेंगे। अगर इसके एब्स भी आप चाहते हो और ज़्यादा इंगेज हो तो आप ये चीज़ उसके साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा सुलाफा, इसके लिए टोटल टाइम आपको कितना निकालना है? टाइम मैनेजमेंट आजकल सबके पास एक बहुत बड़ा बहाना होती है, तो मुझे बता दें इसके लिए कितना टाइम आपको, और क्या आपको ये पूरा वीक प्रैक्टिस करनी है? आपने लफ्ज़ बहुत अच्छा यूज़ किया, बहाना। वाकई अक्सर हमारे पास बहाना होता है, बहुत सारे काम हम कर लेते हैं। अब आपको सिर्फ अपनी ज़ात के लिए 10 से 15 मिनट चाहिए। अगर आप टोनिंग के लिए एक्सरसाइज करें, वो आप डेली नहीं करेंगे, ठीक है। आपने 1 से 2 दिन इसको दे दिए या 3 दिन आप इसकी एक्सरसाइज करें, कोई सी भी 3 एक्सरसाइजेज बेशक चूज कर लें या 4 एक्सरसाइजेज चूज कर लें। 3 सेट्स में आप इसको करेंगे या 12 से 15 रेपिटेशन में करेंगे। और अगर आप चाह रहे हो कि सेट्स में करूं लेकिन रेपिटेशन के अलावा कुछ करूं, तो आपने करना 1 मिनट का टाइमर लगा के। ये देख सकते हैं कि कितना थोड़ा टाइम है जो कि आपने अपने लिए निकालना है और आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच सुलाफा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत से जुड़ी हैं, तो ज़रूर अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।